हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या इंद्रधनुष जो बन रहा है उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कोई रोल है या फिर नहीं है। जैसा आपको एनसीईआरटी के डायग्राम में दिखाया गया है, क्या वो डायग्राम बिल्कुल सही है या फिर नहीं है, क्या उसमें कहीं थोड़ी बहुत त्रुटि है जिसके कारण बहुत सारी किताबें जो हैं उसे बोल देती हैं कि वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हो रहा है। मैं आपको बुक्स का वो स्टेटमेंट भी दिखा रहा हूँ। बुक्स में देखिए बहुत सारी जगह लिखा हुआ है। हिंदी की बुक का भी स्टेटमेंट देखो और इंग्लिश की बुक का भी स्टेटमेंट देखो, आपको पता चलेगा कि बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो ये लिखती हैं कि जब भी इंद्रधनुष बनता है, चाहे वो प्राथमिक हो या द्वितीयक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण भी इंद्रधनुष बनता है, मतलब उसमें प्रोसेस चलती है, अपवर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, वर्ण विक्षेपण होता है। एक वर्ड पूर्ण आंतरिक परावर्तन वो लिखते ही हैं। क्या वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो लिखा गया है वो बिल्कुल सही है या फिर गलत है, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, उससे पहले हमें पूर्णांतरिक परावर्तन के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए। देखो मैं समझाता हूं। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक ऐसा क्राइटेरिया है जिसके अंदर आप सभी को पता होना चाहिए कि आपतन कोण का मान जो है वह क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। किससे ज्यादा होना चाहिए? क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। और प्रकाश की किरण जो है वो सघन माध्यम से, मतलब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जानी चाहिए। एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए और लाइट रे जो है वो डेंसर से रेयर में जानी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। चलिए अब ये देखते हैं कि ये क्रांतिक कोण क्या चीज है ना। क्रांतिक कोण को कैसे डिस्कस किया जाता है, तो आप सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा कि साइन आईसी या फिर 1 साइन आईसी इज इक्वल्स टू म्यू, अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल्स टू 1 साइन आईसी। ये यहाँ पे आईसी जो है वो क्रिटिकल एंगल है। तो आईसी का अगर मैं वैल्यू देखने की कोशिश करता हूं तो मेरे को साइन आईसी चाहिए, और साइन आईसी का फॉर्मूला हमारे लिए क्या बन रहा है? 1/μ बन रहा है। अरे यही तो है बच्चों। चलिए अब मैं जल के लिए, वाटर के लिए काम करता हूं कि वाटर के लिए साइन आईसी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए पानी के लिए म्यू का मान होता है बच्चों 4/3। 4/3 का मतलब इट इज 1.33। बुक्स में 1.33 दिया होता है जिसे हम नॉर्मलाइज करके 4/3 लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं ये वाला वैल्यू पुट करता हूं तो मेरे को ये पता चलता है कि साइन आईसी किसके लिए? पानी के लिए कितना बैठेगा? 4/3, मतलब 4 तो नीचे है और 3 ऊपर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? ये 0.75 चला गया क्या? 0.75 आ रहा है क्या? साइन आईसी का वैल्यू 0.75 होना चाहिए। क्या साइन आईसी का वैल्यू 0.75 है तो आईसी का वैल्यू कितना होगा? आईसी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये समझेंगे कि सर ये ऐसा तो कोई एंगल हमने पढ़ा ही नहीं जिसका वैल्यू इतना आ रहा है। नॉर्मली ऐसा ही अपन देखते हैं कि अपन को साइन 30 का पता होता है, 45 डिग्री का पता होता है, 60 का पता होता है। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि ये साइन आईसी कितना, मतलब आईसी का वैल्यू कितना आने वाला है। आप सभी ने कभी ना कभी पढ़ा होगा कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। बताओ पढ़ा है नहीं पढ़ा? पढ़ रखा है। चलिए, और 1/√2 कितना होता है? 0.707 होता है। ये अब तक आपको पता चल गया होगा, आपने एसी वाला प्रत्यावर्ती धारा वाला चैप्टर पढ़ा है तो वहां से आपको पता चल गया होगा कि साइन 45 का मान 0.707 होता है। ठीक है, तो ये 0.707 आप गौर करो, थोड़ा सा 0.7 के आसपास में है, थोड़ा सा ज्यादा है, वो 0.70 से थोड़ा सा ज्यादा है। तो हम बोलेंगे कि ये जो आईसी है वो 45 डिग्री से तो ज्यादा है। इतना तो कंफर्म हो गया ना कि 45 से ज्यादा है। और अगर आप थोड़ा सा और एक्यूरेसी में जाएंगे तो इट इज ऑलमोस्ट 48 डिग्री। ऑलमोस्ट बता रहा हूं कि ऑलमोस्ट 48.12 के आसपास में, ऑलमोस्ट लिख लेते हैं कि पानी के लिए क्रिटिकल एंगल का वैल्यू ऑलमोस्ट 48 डिग्री है। मैं ये मान करके चलता हूं कि इसका वैल्यू 45 डिग्री से ज्यादा ही होना चाहिए, 45 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है हमारे लिए कि अगर जल के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना है, पानी में अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे ज्यादा होना चाहिए? 45 से ज्यादा होना चाहिए, तभी जाके पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो पाएगा। चलिए रे डायग्राम देखते हैं इसका कि रे डायग्राम क्या ये कंडीशन फुलफिल करा पाता है।
मान लेते हैं कि ये जल की बूंद है और उस जल की बूंद का ये केंद्र मान लो आप, है ना, और ये सरफेस तो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और मानो कि प्रकाश की किरण कुछ ऐसा आ रही है, कुछ ऐसा मानते हैं, एक प्रकाश की किरण आ रही है, लाइट रे आ रही है यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, लाइट रे आने में क्या दिक्कत है। और इस तरफ एयर है, इस तरफ वाटर है, तो लाइट रे अगर एयर टू वाटर जाएगी तो डेंसर मीडियम में जाएगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, आप सभी को पता है नॉर्मल पता होना चाहिए। और नॉर्मल मेरे हिसाब से 12th के हर एक स्टूडेंट को पता होगा कि कैसे होता है, सेंटर से पास होता है। चलो नॉर्मल अपने ड्रॉ किया, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होनी चाहिए, तो जाती है ऐसा, लेकिन नॉर्मल की तरफ बेंड होती है तो थोड़ा सा नीचे की ओर टिल्ट होगी, ये टिल्ट होगी, डन है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर यहां पर क्या होगा, यहां पर ये वापस से इसके पास ना दो बार पॉसिबल है, ये आगे भी जा सकती थी, ये अंदर भी आ सकती थी, ऐसा पॉसिबल था, काम करके देखते हैं। ऐसा कुछ बना है, नॉर्मल है ये, ठीक। और ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये वाला, यहां पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। और अगर मैं डायग्राम की मानूं, जो कि अपन ने अभी तक पढ़ा है, यहाँ पे वो TIR करवा रहा है, TIR कोण आत्विक परावर्तन, और ऐसा लेकर के जा रहे हैं। इसका मतलब ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण जो है, ये क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए, 48 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। इसका मान, इस वाले कोण का मान जो है वो किससे ज्यादा होना चाहिए, 48 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, अगर ये जल की बूंद के लिए काम कर रहा है तो, ठीक है। देखो देखिए कि क्या ये मान 48 डिग्री से ज्यादा आता है, 48 डिग्री से ज्यादा आता है, काम करके देखते हैं। ये तो पता चल गया, इसके बाद में ये देखो आगे की ओर जाएगी, आगे की ओर जाएगी, टेंसर से रेयर में जाएगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, तो ऐसा कुछ जाएगा। अपन ये देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर TIR हो रहा है, अगर यहाँ पर TIR हो रहा है, तो ये वाला कोण जो है, ये वाला आपतन कोण जो है वो 48 से ज्यादा होना चाहिए। ट्राइंगल देखो OAB बना लेते हैं यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर OAB बना रहा हूं तो आपको पता चलना चाहिए इसकी दो साइड्स तो इक्वल है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, OA इज रेडियस, OB इज रेडियस, बताओ भाई आइसोसेलेस है, समद्विबाहु त्रिभुज है, अरे है ना देवताओं, समद्विबाहु है ये, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसका मतलब अगर ये एंगल I है तो डेफिनेटली ये वाला एंगल भी क्या होगा, I ही होगा। इतना डन हुआ। चलो इस वाले एंगल को मैं लिख देता हूं Y, और अगर ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम I प्लस Y इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। और आप ये देखिए, ये तो 2I हो जाएगा, 2I प्लस Y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। चलिए थोड़ा सा गौर करना, ये जो Y है इट इज मोर देन 90 दिखाई दे रहा है, 90 तो नहीं है, पॉसिबल नहीं कि 91 ही मान लो, लेकिन इतना निश्चित है कि ये 90 से ज्यादा है। If it is 91, if it is 91 or even it is 90 or even it is 90, हालांकि है नहीं, लेकिन अगर एक मान के चलते हैं कि अगर ये 90 होता तो क्या होता, यहाँ पे मैं लिखता 90 प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2y का वैल्यू कितना आता, 2y का वैल्यू आता 90 डिग्री, क्योंकि 180 में से 90 को हटाओगे तो 90 आएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू कितना आता, 45 डिग्री, ये 45 डिग्री आता है, 48 से ज्यादा है क्या 45, पॉसिबल नहीं। एक तो वैसे भी ये 90 नहीं हो सकता, ये 90 से ज्यादा ही होगा। लेट्स सपोज करो अगर ये 90 से ज्यादा 100 भी हो गया, अगर ये 100 हुआ तो इन दोनों एंगल्स का सम 2i का वैल्यू 80 डिग्री होता, तो i का वैल्यू 40 डिग्री होता। तो हमें इतना तो रे डायग्राम से क्लियर हो जाता है कि ये वाला i जो है वो 48 डिग्री से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, और अगर ये 48 डिग्री से ज्यादा पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे TIR नहीं हो सकता। ये बच्चों ये TIR नहीं है, ये चांस ही नहीं है कि ये TIR है। TIR में जितनी लाइट यहाँ जा रही है उतनी की उतनी वापस लौट करके इधर आ जाती है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन है, सिर्फ इंटरनल रिफ्लेक्शन है, IR है, ये बात ध्यान रखिएगा, TIR नहीं है। इसका मतलब ये है कि लाइट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट बैक होता है और कुछ पार्ट रेयर मीडियम में जाता है, कुछ ऐसा, इस तरह कुछ आगे की ओर भी जाएगा। यही रीजन है कि जो आपको रेनबो होता है वो कभी भी क्लियर नहीं होता, है ना। आपको अपर मोस्ट और लोअर मोस्ट कलर आइडेंटिफाई अच्छे से होता है, लेकिन उसके मिड में जो कलर है ना, वो 4-5 कलर जो बीच में फंस जाते हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर नहीं होते, वो एक दूसरे में मिक्स्ड होते हैं। उसका रीजन यही है, क्यों, क्योंकि ये TIR नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे गलती से TIR होता बच्चों तो चांसेस कि आपको हर एक कलर जो है वो एक्यूरेटली पता चलता कि ये रेड है, ये ऑरेंज है, ये ग्रीन है, ये वायलेट है, ये ब्लू है, ये आपको पता चलता, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, रीजन पता चला।
ये रीजन है उसका। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे टीआईआर नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, सिर्फ और सिर्फ आंतरिक परावर्तन है, इंटरनल रिफ्लेक्शन है, टीआईआर नहीं है। और मैंने बताया कि मैंने अगर ये कभी पढ़ाया है कि यहाँ पे टीआईआर होता है, तो उसका रीजन है जिन बुक से मैंने पढ़ा है वो बुक्स गलत थी। उन बुक्स का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि हाँ, कुछ किताबें उस डायग्राम को ही सही मान लेती हैं जो एनसीईआरटी ने दिया है और उसके अकॉर्डिंग अपनी थ्योरी बना देती है। उस डायग्राम में थोड़ी बहुत दिक्कत है बच्चों, वहां पे उस डायग्राम में बकायदा मेरे हिसाब से एनसीईआरटी को खुद को भी लिखना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी की खुद के डायग्राम के अकॉर्डिंग लग रहा है कि टीआईआर हो रहा है। उस डायग्राम में थोड़ी बहुत त्रुटि है, मैं तो खुद कहूंगा, उनको बकायदा वहां पे फिक्स करना चाहिए, दिस इज नॉट टीआईआर, यहाँ पर पूर्णांतरिक परावर्तन नहीं हो रहा, ये इतना बोलना चाहिए था। थ्योरी सही है एनसीईआरटी की, ऐसा नहीं है थ्योरी गलत है, थ्योरी बिल्कुल सही है, लेकिन डायग्राम में तो उन्होंने ऐसा ही लगा रखा है ना जैसे टीआईआर हो रहा, वो गलत बात था। चलिए आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं कि अब आपका और मेरा दोनों का डाउट क्लियर है कि टीआईआर नहीं होता किसमें, जब भी इंद्रधनुष बन रहा होता है तब। ठीक है, आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे, टेक केयर।